नमस्कार। जीव विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है कोशिका। तो हम कोशिका संबंधी चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। हम कोशिका संबंधी एक लेक्चर की बात पहले ही कर चुके हैं। इसमें हम कोशिका से जुड़ी हुई तमाम बातें हमने की थी। इसमें हमने कोशिकांग की चर्चा की थी और कुछ अन्य बातों पर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि कोशिका के दो प्रकार होते हैं, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका भी दो प्रकार की होती है, जिसमें पादप कोशिका होती है और जंतु कोशिका होती है। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो और इसके अलावा हमने कुछ और बातें की थी। इसमें हमने बात की थी कि कोशिका जो होती है जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक के द्वारा इसको सबसे पहले खोजा गया था, इसका रिसर्च किया गया था। इसमें कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है, यानी ये खुद से निर्माण खुद का कर सकती है और अंत भी खुद का कर सकती है, जिसमें लाइसोसोम होता है। हमने जाना था कोशिका सिद्धांत को जो दिया हुआ था, ये श्राइडेन और स्वान नाम के दो जो विद्वान हैं वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक इकाई है और सबसे छोटी इकाई है। तो इसके अलावा हमने पढ़ा था दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। हमने इन सब बातों की चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इसमें केंद्रका कला युक्त कोशिकाएं इत्यादि सब नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाएंगे। हालांकि इसमें याद रखने वाली बात थी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, परंतु इससे हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, ठीक है। इस प्रकार कोशिकाएं जीवाणु एवं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ये जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में पाई जाती हैं। ये नील हरित शैवाल वही शैवाल हैं जो पृथ्वी में सबसे पहले आए थे। नील हरित शैवाल ये पृथ्वी पर जब पृथ्वी पर जीवन आ गया था, ये तो सबसे पहले जीव थे नील हरित शैवाल जो पृथ्वी पर आए थे, ठीक है। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण था। आइए कुछ बात करते हैं आज यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक याद रखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, ये आज की जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनका पुराना रूप है। आप इन कोशिकाओं को देखेंगे, इनकी असीमित आपको ऐसी ही कुछ संरचना मिल जाएगी। इसमें एक केंद्रक पाया जाएगा जो ये दुर्बल सा केंद्रक होगा। इसके अलावा इनमें कुछ कुछ ही तत्व पाए जाते हैं, कुछ कुछ ही इसमें पदार्थ पाए जाते हैं और कुछ ही कोशिकाएं पाई जाती, कुछ ही कोशिकांग पाए जाते हैं इसमें। तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। इसमें केंद्रक भी पाया जाता तो ये विकसित नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। ये नील हरित शैवाल इसका अच्छा उदाहरण है। जीवाणु में प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। आइए यूकैरियोटिक की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आप देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण आधुनिक कोशिकाएं हैं जो आधुनिक मानव और जीवों में पाई जाती हैं, पादपों में भी पाई जाती हैं। ये आप इसमें देखेंगे, अगर इसका हम चित्र देखें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक विकसित केंद्रक होता है। इसमें केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशांग इत्यादि भी उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार कोशिकाएं पेड़ पौधे जंतुओं को शैवाल इत्यादि में ही पाई जाती हैं। ये आप याद रखिएगा जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात की जा रही है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति पाई जाती है। आप देखेंगे ये कोशिका है। अब इसी तरह की कोशिका एक और होगी, लेकिन इसमें आप देखेंगे इसमें पादप भित्ति पाई जाती है। इस तरीके से चारों तरफ एक भित्ति पाई जाती है। आपने देखा है जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो बाहर का भाग होता है ये काफी कठोर होता है। यही कोशिका पादप भित्ति कहलाता है और ये सेलुलोज का बना होता है। आपने देखा हुआ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है कोशिका भित्ति के रूप में। यही है कोशिका भित्ति। ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए कुछ और बात करते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये हम ध्यान रखेंगे। जंतु कोशिका में हरित लवक भी नहीं होता है। इसमें हरित लवक भी होता है। हम पिछले चैप्टर में लवक के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हरित लवक अनुपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। जो जंतु कोशिका होती है इसमें अनुपस्थित होता है। तो आइए
अब इसकी बात करते हैं एक एक। इसमें कोशिका झिल्ली सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे बाहर एक जो ये परत पाई जाती है, इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसको झिल्ली कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। इसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ये आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है। इसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, दोनों नाम याद रखिएगा। यह क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि किसी कोशिका के अंदर सारे पदार्थों को अंदर नहीं आने देना। और ये जो कोशिका है, सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है ये अर्धपारगम्य झिल्ली। रॉबर्टसन नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, रॉबर्टसन 1959 में। तो इनके द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन से बनी होती हैं। इनके अनुसार ये जो परतें हैं ये प्रोटीन द्वारा बनी होती है तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती है। ये प्रोटीन के द्वारा, और ये जो बीच की परत आप देख रहे हैं ये लिपिड के द्वारा बनी होती है कोशिका झिल्ली में। तो इस तरीके से रॉबर्टसन ने इसके बारे में एक अवधारणा दी हुई है। वर्तमान में एक सिंगर और निकोलसन नाम के वैज्ञानिक है, सिंगर एवं निकोलसन, ये दो वैज्ञानिक हैं। निकोलसन 1972 में इनके द्वारा एक अवधारणा दी गई जो सर्वाधिक मान्य है, और ये अवधारणा यही है कि प्रोटीन, दोनों अंदर बाहर की परतें प्रोटीन से बनी होती हैं और बीच की परतें लिपिड की बनी होती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो हम जानते हैं, इसकी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा इनके द्वारा सिंगर और निकोलसन की अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं। सिंगर निकोलसन की अवधारणा के अनुसार इसमें फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं और जिनके बीच कुछ प्रोटीन होते हैं। तो इनके अनुसार जो ये कोशिका झिल्ली होती है इसमें कुछ प्रोटीन भरे होते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो हमने ईआर पढ़ा था। अंतर्द्रव्यी जालिका, ये देखिए, ये है अंतर्द्रव्यी जालिका। इसकी अतिरिक्त अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम, तो राइबोसोम ये इनकी प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक अंतर्द्रव्यी जालिका जो ये होती है ईआर, जिसको आप देखते हैं, जिसको ईआर बोला जाता है, इसका इंग्लिश में नाम होता है, लेकिन आप ईआर से इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से इसको जानते हैं। तो एक अंतर्द्रव्यी जालिका की कला से राइबोसोम लगे होते हैं, तो इन्हीं से राइबोसोम चिपके हुए होते हैं ये ईआर से। और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं, यही सबसे ज्यादा प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं इसमें। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम की। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी महत्वपूर्ण है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील शैवाल को छोड़कर शेष सभी पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलात्मक कोशिकांग होते हैं। यानी ये जीवाणु, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, जीवाणु नील शैवाल को छोड़ दिया जाए तो सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया जो होती है ये कोशिका द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य छोटा छोटा सा है, इसमें हम देखेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया, तो इन्हीं के साथ संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग, या फिर उसको पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोनिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। तो इससे क्रेब्स चक्र के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है और ये ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। इस चक्र की खोज हेंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने 1937 ईस्वी में की थी। ठीक है, यह याद रखिएगा। तो क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें जो
सौर ऊर्जा होती है एटीपी में बदल जाती है, जो पादप कोशिकांग की हम बात कर रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है। हम पादप कोशिकांग अलग से नहीं देखते हैं, बाकी ये जो आप ऐसे ही संरचना समझ लीजिए, इसी में होता है क्लोरोप्लास्ट, ये पादप अगर हम देखें पादप कोशिका को, तो ये सब आप याद रखिएगा। गोल्जी बॉडी, आइए गोल्जी बॉडी को देख लेते हैं, गोल्जी काय को देख लेते हैं। तो गोल्जी उपकरण ये है, गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी काय का काम क्या होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, गोल्जी उपकरण भी इसको बोलते हैं। तो इसका सर्वप्रथम अन्वेषण कैमिलो गोल्जी ने इसका अन्वेषण किया था 1898 में। इसके अलावा इसकी क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। इसमें क्रियात्मक इकाई नहीं होती है, इकाई होती है सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी होती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि कोशिका जब नष्ट होने लगती है, विनष्ट हो जाती है, तो इसी में समा जाती है, इसी में खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं और कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन के द्वारा पचा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। केंद्रक, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, हम जानते हैं, हम बात कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1831 में इसकी खोज की थी, ठीक है। ये कोशिका में प्राय एक केंद्रक ही होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। ये शब्द याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए प्राप्त होता है, इसमें डीएनए पाया जाता है। जो आप डीएनए का नाम सुनते हैं, आनुवंशिक पदार्थ, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी डिसाइड करता है, और हमारे जो जीन होते हैं, हमारे जो बिल्कुल आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, उनमें पाया जाता है। तो डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना होता है। तो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है जो क्या करता है, पैतृक लक्षणों को संतान में भेजता है। तो डीएनए की खोज किसने की थी? ये फ्रेडरिक मिशर नाम के व्यक्ति ने की थी। फ्रेडरिक मिशर नाम के व्यक्ति ने 1869 में इसकी खोज की थी डीएनए की। तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस किक ने दिया, ठीक है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनकों से संतान में ले जाता है। जनक यानी माता पिता से। यह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हृदलवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्लस हृदलवक में ही पाया जाता है। हृदलवक पादप का भाग है, इसके कोशिकांग में ही पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 पाई जाती है। पुरुषों में 46 प्लस XY, जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। ये सब कहाँ पे? केंद्रक में ही होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसकी संरचना समझना। हमने एक बार संरचना को देखा था, हमने कुछ और बेहतर पॉइंट समझने की कोशिश की, तो ये आपको याद रहेगा, आशा करते हैं ऐसा, ठीक है। तो हमने यूकैरियोटिक सेल की ये कुछ बेसिक बातों पर बात की जो आपको याद रहेगी। तो यूकैरियोटिक सेल का याद रखिएगा आपको, इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम राइबोसोम पाया जाता है। इसे पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। पादप कोशिकाओं की अगर बात करें, हम यूकैरियोटिक का ही भाग है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, रसधानी पाई जाती है इसमें। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं, जबकि पादप कोशिकाएं चौकोर आकार की होती हैं। तो जंतु कोशिका का सबसे अंदर बड़ा भाग केंद्रक होता है। तो याद रखिएगा, जंतु कोशिका के सबसे बड़े भाग की बात करें तो केंद्रक हो जाएगा, जबकि पादप में अगर बात करेंगे तो प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिड, ठीक है। ये याद रखिएगा दोनों को। तो ये सब हम याद रखेंगे। तो बिना कोशिका भित्ति वाली कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो आपको हम बात कर चुके हैं। कोशिका जिसमें भित्ति होती है, यानी पादप कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, कोशिका भित्ति नहीं है, तो ये जंतु कोशिकाओं की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा सब कुछ। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने बेहतर बात की। चलिए, इसमें डीएनए भी पाया जाता है, इसकी बात हम आगे चल के करेंगे। ये फोटोसिंथेसिस पादप कोशिकाओं के द्वारा की जाने वाली एक क्रिया होती है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं। सेल साइकिल, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र की अगर हम बात करें तो कोशिका चक्र हम जानते हैं एक समय के बाद कोशिका बनती हैं, बड़ी होती हैं, अपनी पूरी अवस्था को प्राप्त करती हैं, इसके बाद में समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कोशिकाओं का अपना एक जीवन काल होता है। तो इसी को हम कोशिका चक्र के रूप में कहते हैं, क्योंकि हमने देखा था लाइसोसोम में किस तरीके से कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं। कोशिका का विभाजन इसके पहले देखना जरूरी है। कोशिका का विभाजन आइए समझ लेते हैं, विभाजन, क्योंकि तब इसके बाद हम उसके अंत को समझ पाएंगे, कोशिका चक्र के अंत को। तो एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। इसमें क्या होता है, जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, जनक कोशिका कहते हैं, जबकि तरह विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं, यानी उसी की संतान कोशिका कहते हैं। तो जंतुओं में कोशिका विभाजन करता है, जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम जंतुओं में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि पादपों की अगर बात करें, पादप की, तो पादप या पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट करता है। क्या करता है? सेल प्लेट। तीन प्रकार से कोशिका विभाजन होता है, याद रखिएगा। पहला असूत्री विभाजन, असूत्री, दूसरा हो जाएगा समसूत्री, और तीसरा हो जाएगा अर्धसूत्री। अर्धसूत्री क्या होता है ये समसूत्री, अर्धसूत्री, और क्या होता है असूत्री विभाजन का मतलब होता है यह विभाजन जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीवों तथा इसी तरीके के जंतुओं में होता है, यानी सूक्ष्म जीवों में ये विभाजन होता है असूत्री विभाजन। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है, उसके आगे चलकर वह बीच से धंस जाता है और फिर इससे क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। इस तरीके से एक नई कोशिका का विभाजन हो जाता है असूत्री विभाजन में। ठीक है। समसूत्री विभाजन क्या होता है? यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, बड़ी कोशिकाओं में। जनन कोशिका, इसमें ओवम और स्पर्म को छोड़ दिया जाएगा तो जनन कोशिका जो होती है, ओवम और स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिका का बना होता है। तो कायिक कोशिका में होता है ये। ठीक है। क्योंकि जो ओवम है और जो स्पर्म है ये भी एक सेल का ही प्रकार है, कोशिका का ही प्रकार है। इसमें एक क्या होता है, समसूत्री विभाजन में एक मदर सेल जो होती है, जो जनक कोशिका होती है, ये टूटकर डॉटर सेल का निर्माण करती है और ये दो सेलों में डिवाइड हो जाती है। ये दो जनक कोशिका जो होती है ये दो सेलों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में होते हैं, इनमें दोनों में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं। और क्या होता है, इसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। इनर फेज होता है, इसमें प्रोफेज होता है, इसमें मेटाफेज होता है, इसमें अनाफेज होता है, इसमें टेलोफेज होता है। इस तरीके से इसमें 5 अवस्थाएं होती हैं जो समसूत्री विभाजन में। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। तो कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन के द्वारा की जाती है। ठीक है। क्योंकि टूट फूट होती रहती है, हम जानते हैं, आपको चोट लग जाती है तो यानी टूट फूट हो जाती है। इसके अतिरिक्त छिपकली तथा चूहा की पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा निकल जाती है। तो हम जानते हैं अगर छिपकली की पूंछ टूट जाती है, कट जाती है, तो उसके बाद वो दोबारा वापस आ जाती है। तो ये किस लिए होता है? समसूत्री विभाजन के कारण ही होता है। तीसरा विभाजन है असूत्री विभाजन। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका जो होती है, जैसे स्पर्म होता है, ओवम होता है, यानी अंडाशय से जो अंडा निकल के आता है, और स्पर्म जो होता है जनन कोशिका में ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी रह जाती है और एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था घटना होती है। प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ी होती है इसमें। जैसे कि आप जानते हैं जनन कोशिका में जो मेल होते हैं, इनमें 44 ऑटोसोम, जिसमें क्या होता है, ऐसे देखिए इसको हम इसमें आप देखेंगे तो मेल होता है, जो इसमें क्या होता है, मेल का इसमें गुणसूत्र होते हैं। इसमें जो मेल होता है इसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। आप देखेंगे इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो
जिनकी संख्या 46 होती है, 46 होती है। तो पुरुषों में 44 प्लस एक्स वाई होता है, 44 गुणसूत्र होते हैं जिसमें एक एक्स वाई होता है, जबकि स्त्रियों में 44 प्लस एक्स एक्स होता है। पुरुषों में 44 प्लस एक्स वाई होता है। तो आप इसी में देखेंगे आगे चल के पुरुष और स्त्री में 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में एक्स वाई तथा महिला में एक्स एक्स होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और इसको ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑटोसोम्स, 44 जोड़ी को, ठीक है, क्योंकि दोनों में पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है? लिंग गुणसूत्र से जनक माता पिता से जिस संतान को एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है। यानी अब इससे क्या हो जाएगा? अगर एक्स एक्स दोनों का के बाद एक्स वाई मिल गया तो पुरुष बन जाएगा, और एक्स एक्स मिलता है तो एक्स एक्स मिलता है तो इससे पुत्री बनती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, आप इस तरीके से देखेंगे तो कुल मिला के जो अर्धसूत्री विभाजन है इसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, आसान है इसको समझना। बस इतना याद जरूर रखिएगा कि एक्स वाई मिलने से पुत्र बनता है, एक्स पुरुष का एक्स, स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई मिलने से एक्स वाई गुणसूत्र मिलने से पुत्र बनेगा जब अर्धसूत्री विभाजन होगा। जबकि पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स मिल जाता है तो इससे पुत्री पैदा होती है। तो बस ये आप जरूर याद रखिएगा। इतना भी याद रख सकते हैं कि जो मेल और फीमेल जो मानव होता है इसमें 44 गुणसूत्र होते हैं, कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी, लेकिन इसमें जो अंत का गुणसूत्र होता है ये एक्स वाई होता है पुरुष में, और जो महिला होती है इसमें एक्स एक्स होता है। तो यही डिसाइड करता है कि कौन सा जन्म होगा, पुत्र जन्म होगा या पुत्री जन्म होगी। तो ये आप याद रखिएगा, ये कुछ विभाजन थे। आइए कुछ जो कोष्की चक्र को अब कर देते हैं, कोष्की चक्र को समझ लेते हैं कि अंततः कोष्की चक्र क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो अंततः जब कोशिका का विभाजन हो जाता है, हम अंततः देखते हैं कोशिका की आयु पूर्ण हो जाती है, तो उसमें कोशिका का फिर क्या होता है? लाइसोसोम के माध्यम से कोशिका की समाप्ति हो जाती है। इसको कोशिका, और फिर ये नए कोशिका में जन्म देती है। तो इस तरीके से कोशिका साइकिल हम समझते हैं, कोशिका साइकिल इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रक्रमित कोशिका, प्रोग्राम्ड सेल डेथ में एक ऐसे शब्द भी होता है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु। ये क्या होता है? इसमें कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। जब भ्रूण का विकास होता है तब यह प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एटोप्सिस कहते हैं। तो ये शब्द आया था एग्जाम में, तो आपको ये शब्द पता होना चाहिए था, एटोप्सिस। बस इसका इतना ही उपयोग था इस शब्द का, ठीक है। तो ये शब्द आप लोगों ने समझा होगा, बस इसका इतना ही अर्थ था आपके लिए। तो चलिए आगे देखते हैं तो इसका उपयोग क्या है। तो सेल बायोलॉजी होती है, जैसे कि हम जानते हैं हमारी मतलब संरचना तो कार्यात्मक इकाई होती है। आपके शरीर का कोई भी भाग हो, चाहे वो रक्त हो या फिर कोई भाग, सब सेल से बना हुआ तो होता है, कोशिका से बना हुआ होता है। इसलिए इसका अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इसमें आप देखेंगे हमारी हेल्थ, डिसीज, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, इन सब को निर्धारण करने की, इन सबको समझने की क्षमता होती है अगर आप साइटोलॉजी का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान का अध्ययन करते हैं। आप देखते हैं केंद्रक में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये आनुवंशिक पदार्थ ही निर्धारण करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा जीन कैसा होगा, हमारे अंदर लक्षण कैसे होंगे। और यही जीन, आप जो जीन देखेंगे आगे चल के, अभी बात करेंगे आगे लेक्चर में, तो ये जो जीन को आप देखेंगे तो इन्हीं जीन में परिवर्तन करके वैज्ञानिक लगातार बहुत बड़ी बड़ी आविष्कार कर रहे हैं। आप देखते हैं कि हाल मतलब जीनों के प्रतिस्थापना करने से आपने देखा था कुछ सालों पहले, अगर सुना हो तो चीन में डिजाइनर बेबी बनाए गए थे। डिजाइनर बेबी का मतलब क्या है? इसमें जो बच्चा था उसको, उसमें ऐसे जीन डाले जा सकते थे जिस हिसाब से आपको बच्चा चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर आप जनक हैं, फादर हैं और पिता हैं, माता हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फुटबॉलर बने
तो आप उसमें वैसी जीन डाल सकते हैं कि उसमें फुटबॉलर जैसी आगे योग्यताएं हो जाएंगी, उसका मन होगा फुटबॉलर जैसा बनने का, उसकी फिजिक होगी वैसी। तो इस तरीके से चीन में कुछ सालों पहले डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट आया था, जिसको हालांकि सरकार ने रोक लगा दी कि अगर हो गया तो मानवता खतरे में पड़ जाएगी, और आखिरकार एथिक्स के जरिए इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये हुआ जीन के प्रतिस्थापन से। आप देखेंगे अगर जीन को बदला जा सकता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर ऐसा कभी हो सकता है शायद, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जैसे पौधे होते हैं, पौधों में एक जीन पाया जाता है जिसके कारण उनकी बाहरी परत कठोर होती है। जो जानवर होते हैं, जानवर सेलुलोज को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, तो उनके अंदर इसका मतलब कोई ना कोई जीन होगा। अगर ये जीन मानव में डाल दिया जाए तो इससे क्या होगा? मानव के अंदर ये सेलुलोज खाने वाला जीन आ जाएगा, तो मानव भी फिर सेलुलोज को पचा सकता है, और आखिरकार मानव भी घास खा सकता है या पत्ते खा सकता है। तो इस तरीके से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत बड़ा विज्ञान है, इसकी असीमित क्षमताएं हैं, वो असीमित सोच है जो ये जीन विज्ञान है और साइटोलॉजी। तो इस तरीके से ये बेहतर जीवन में और बेहतर नजरिए को दृष्टिकोण से और भी अन्य दृष्टिकोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। तो इसका हमें अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, तो हमने साइटोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर की बात की, महत्वपूर्ण टॉपिक की बात की। तो चलिए आगे एक और लेक्चर की हम बात करेंगे। इसमें हम जेनेटिक संबंधी कुछ बातें करेंगे और इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।